Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिस्टम को करीब से देखने जा रहे हैं जो हम सभी को जिंदा रखता है। यह है कृषि। अब यह सिर्फ खेत में बीज बोने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो एक छोटे से बीज से शुरू होकर हमारी प्लेट में रखे खाने तक फैला हुआ है। तो चलिए इस जरूरी सफर को मिलकर समझते हैं। देखिए, ये छोटी सी कहानी असल में पूरी एग्रीकल्चर चेन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बात सिर्फ गेहूं उगाने की नहीं है, बात उस पूरे सफर की है जो एक कच्चा माल तय करता है और हमारे इस्तेमाल के एक प्रोडक्ट में बदल जाता है। और यही सफर हमें 3 अलग-अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिलवाता है। तो हर चीज की शुरुआत होती है प्राइमरी एक्टिविटीज से। ये वो काम हैं जहां हम सीधे नेचर से कुछ निकालते हैं, जैसे खेती करना या खान से कुछ खोद कर निकालना। इसके बाद आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो इन कच्चे माल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदल देती हैं, जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना। और आखिर में आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज, जो इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, दुकानें, ये सब। तो कृषि जो है वो इस पूरी इकोनॉमिक चेन की नींव है, उसकी बुनियाद है। और ये बुनियाद, ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए। दुनिया की आधी आबादी, जी हां, 50% लोग किसी ना किसी तरह खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहां तो यह आंकड़ा और भी बड़ा है। लगभग 2/3 आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर ही निर्भर है। सच पूछिए तो ये हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन है। तो चलिए अब इस पूरे आइडिया को एक अलग एंगल से देखते हैं। एक खेत को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखते हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इसे समझने का। जब हम एक खेत को एक फैक्ट्री की तरह सोचते हैं ना, तो उसकी सारी जटिलताएं, उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझ आने लगती है। ये भी कच्चा माल लेता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं, उन्हें अलग अलग प्रोसेस से गुजारता है और आखिर में हमें कीमती आउटपुट देता है। तो शुरुआत करते हैं इनपुट से, और सबसे पहले आते हैं फिजिकल इनपुट्स। ये वो चीजें हैं जो हमें कुदरत देती हैं। सूरज की रोशनी, बारिश, सही तापमान और जमीन की मिट्टी कैसी है, ये किसी भी अच्छी फसल के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन ये वो फैक्टर्स भी हैं जिन पर किसान का कंट्रोल बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। और यही चीजें तय करती हैं कि किसी इलाके में क्या उग सकता है और क्या नहीं। और फिर कुदरत के इन इनपुट्स को बैलेंस करने के लिए आते हैं ह्यूमन इनपुट्स। ये वो सारे फैसले और काम हैं जो एक किसान करता है। सही बीज चुनना, मॉडर्न मशीनें इस्तेमाल करना, खाद डालना और फसल को स्टोर करना। यहीं पर साइंस, तजुर्बा और किसान का हुनर एक साथ काम करते हैं। तो जब ये फिजिकल और ह्यूमन इनपुट्स जुताई, बुआई और कटाई जैसे प्रोसेस से जुड़ते हैं, तो हमें मिलते हैं आउटपुट्स। और ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, इसमें पशुपालन से मिलने वाली ऊन, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। अच्छा, अब जब हम समझ गए हैं कि एक खेत एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है, तो चलिए जरा बड़े स्केल पर देखते हैं कि दुनिया भर में खेती होती कैसे है। मोटे तौर पर खेती करने के 2 ही मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब गुजारे के लिए खेती। जैसा नाम से ही साफ है, इसका मकसद बस इतना होता है कि किसान और उसके परिवार का पेट भर जाए। इसके बारे में सोचें तो जहन में आता है छोटे खेत, पुराने औजार और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग। अब यह पूरा का पूरा एक बिजनेस है। यहां एक ही मकसद है, बड़े पैमाने पर फसल उगाओ या जानवर पालो और उन्हें बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाओ। इसमें पैसा भी खूब लगता है और टेक्नोलॉजी भी। और इन 2 मेन कैटेगरीज के अंदर भी काफी वैरायटी है। सबसिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव हो सकती है, जहां छोटे से खेत पर बहुत मेहनत की जाती है, या ये प्रिमिटिव भी हो सकती है, जैसे स्लैश एंड बर्न या जिसे झूम खेती कहते हैं। इसी तरह कमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े खेतों में अनाज उगाने से लेकर बड़े बड़े बागान तक सब कुछ आता है, जहां सिर्फ एक कैश क्रॉप जैसे चाय, कॉफी या रबर मुनाफे के लिए उगाई जाती है। तो इन सभी तरह की खेती से आखिर हमें मिलता क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं दुनिया भर में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों पर, जो हमारी ग्लोबल पेंट्री यानी कि दुनिया की रसोई को भरती हैं। इन फसलों को हम 3 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो आती हैं फूड क्रॉप्स, यानी खाने वाली फसलें, जैसे चावल और गेहूं, जो दुनिया की ज्यादातर आबादी का पेट भरती हैं।
फिर आती हैं फाइबर क्रॉप्स जैसे कपास और जूट, जो हमारे कपड़ों और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कच्चा माल देती हैं। और हाँ, बेवरेज क्रॉप्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी, जिनका मजा पूरी दुनिया लेती है। चलिए कुछ मुख्य फूड क्रॉप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर एक की अपनी खास ज़रूरतें होती हैं और यही तय करता है कि वो दुनिया में कहाँ सबसे अच्छे से उग सकती हैं। जैसे चावल को गर्म, नमी वाला मौसम चाहिए, गेहूं को न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी और ठीक ठाक बारिश चाहिए, मक्के को खूब सारी धूप की ज़रूरत होती है, जबकि बाजरा जैसे मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी और कम बारिश वाली मुश्किल परिस्थितियों में भी उग सकते हैं। और जब बात पेय फसलों की हो ही रही है तो कॉफी की खोज के पीछे की एक बड़ी मजेदार कहानी है। कहते हैं कि इथियोपिया का एक बकरी चराने वाला था, काल्दी। उसने देखा कि उसकी बकरियां एक खास पौधे की बेरियां खाने के बाद खुद ज्यादा ही उछल कूद करने लगती थीं। उसे बड़ी हैरानी हुई तो उसने खुद उन बेरियों को चख कर देखा और उसे भी वही ताजगी महसूस हुई। और बस कहते हैं कि यहीं से दुनिया के सबसे पसंदीदा मॉर्निंग ड्रिंक की खोज हुई। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हम कृषि के विकास को दो बिल्कुल अलग अलग खेतों की कहानी के जरिए समझेंगे। एक खेत भारत का है और दूसरा अमेरिका का। तो देखिए, एक तरफ है मुन्ना लाल, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं, और दूसरी तरफ हैं जो हॉरेन, जो अमेरिका के आयोवा में 300 हेक्टेयर के एक बहुत बड़े फार्म को मैनेज करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ खेत के साइज का ये जमीन आसमान का फर्क ही दुनिया भर में कृषि विकास में जो असमानता है उसकी एक बहुत बड़ी कहानी कह देता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी उतना ही बड़ा अंतर है। मुन्ना लाल आज भी अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह और पुराने तरीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है और कभी-कभी ट्रैक्टर किराए पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हॉरेन अपना खेत एक मॉडर्न बिजनेसमैन की तरह चलाते हैं। वो सैटेलाइट गाइडेंस, कंप्यूटर और मिट्टी की जांच करके ये तय करते हैं कि कहाँ, क्या और कैसे उगाना है। मुन्ना लाल के खेत में मेहनत का काम ज्यादा है, जिसमें उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। बीज खरीदने के लिए भी उन्हें अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। इसके ठीक उलट जो हॉरेन का फार्म कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहां सारा काम मशीनों से होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और आखिर में दोनों के बिजनेस करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। मुन्ना लाल अपनी फसल को पास की मंडी में बेचते हैं। स्टोरेज की सुविधा ना होने की वजह से उन्हें अक्सर अपनी फसल उसी दाम पर बेचनी पड़ती है जो उस दिन बाजार में चल रहा हो। वहीं दूसरी ओर जो हॉरेन के पास बड़े बड़े ऑटोमेटिक स्टोरेज हैं, जो उन्हें सही वक्त का इंतजार करने और अपनी फसल का सबसे अच्छा दाम हासिल करने की आज़ादी देते हैं, ठीक एक बड़ी कंपनी की तरह। तो मुन्ना लाल और जो हॉरेन की ये दो कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? ये दुनिया भर में कृषि के विकास में जो बहुत बड़ा गैप है उसे दिखाती हैं। और इन सभी कोशिशों का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आखिरी लक्ष्य एक ही है, फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा हासिल करना। सीधे शब्दों में कहें तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है ये पक्का करना कि हर इंसान को हर समय एक सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए भरपूर, सुरक्षित और पौष्टिक खाना मिले। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हम मुन्ना लाल जैसे करोड़ों किसानों को कैसे ताकत दे सकते हैं? हम उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी, सही जानकारी और बाजार तक बेहतर पहुंच कैसे दे सकते हैं ताकि वो भी अपनी पैदावार बढ़ा सकें और सभी के लिए फूड सिक्योरिटी पक्की करने में मदद कर सकें? ये हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।